मैं आपकी मुलाकात कराता हूँ। हैदर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती समय, अपनी जिंदगी का बहुमूल्य समय हमें दिया। लेकिन मामला इतना दुखद, इतना शर्मनाक और इतना खौफनाक है कि इस बारे में बात करने से भी रूह कांपती है। आपने आज इस बच्चे की पिटाई को लेकर ह्यूमन राइट को एक नोटिस दिया है। कृपया बताइए कि उस नोटिस में क्या-क्या लिखा है आपने? संजय जी, जैसा आपने इतनी देर में बताया कि जिस तरह की ये घटना हुई थी, इस घटना को देख के कोई भी शिक्षित आदमी, कोई भी वो आदमी जो भारतीय संविधान में विश्वास रखता है, वो अपनी आँखें मूंद नहीं सकता था। तो इसमें जितने हमारे मित्र थे, आप जैसे हमारे पत्रकार मित्र थे, उन्होंने इस चीज़ को प्रमुखता से उठाया। लेकिन उठाना और ट्वीट करना और सोशल मीडिया पे लिखना एक बात होती है, लेकिन इस बारे में जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, उसको लिख के एक्शन करवाना, ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है। क्योंकि कई बार ऐसा सिचुएशन आती है कि हम कहते तो बहुत कुछ है सोशल मीडिया पे, लेकिन जहाँ पे ये बात कहनी चाहिए, वहाँ पे हम नहीं कहते। तो इस पूरे प्रकरण में जो मैंने एक चीज़ जो महसूस करी कि इस बच्चे का और इस पूरे एपिसोड से हमारे स्टेट की, हमारे कंट्री की बड़ी रेपुटेशन खराब हुई और सीधे-सीधे ये केस था डिप्राइवेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का, ना केवल इस बच्चे का, बल्कि तमाम उन और बच्चों को जो स्कूल में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। मतलब ये जो जो लेडी थी, इसने तो एक अबेटर के रूप में काम किया, इसने अबेटमेंट किया और अबेट करके इसने अपने स्कूल के छात्रों को उत्प्रेरित किया कि वो मारपीट करें इस छोटे से बच्चे बच्चे के साथ। तो चूँकि ये सीधा-सीधा केस एक ह्यूमन राइट्स के वायलेशन का था, इसलिए मैंने नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट है 1993 का, उसके तहत बनी है, जिसका अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज होता है और वर्तमान जस्टिस अरुण मिश्रा बहुत ही अपराइट और बहुत ही ऑनेस्ट जज हैं। तो मुझे ये विश्वास है कि मेरे इस प्रामाणिक प्रत्यावेदन पे जिसमें मैंने 3 डिमांड्स रखी हैं। पहली मेरी डिमांड है कि इस पूरे प्रकरण की जो एफआईआर है, वो धारा 114 आईपीसी, 153 ए, 295 ए, 298, 323, 504 और 506 आईपीसी में दर्ज हो इस लेडी के अगेंस्ट और उसके बाद ये जो इन्वेस्टिगेशन हो, ये कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन हो। और तीसरा जो सबसे इसका अहम पॉइंट था, वो जो इस बच्चे की मानसिकता पे जो प्रहार हुआ है, इस छोटे से बच्चे की, उसको इससे निकालने के लिए और ये ताकि वो ये घटना भूले धीरे-धीरे, तो उसको इस जनपद से किसी अन्य जनपद में ऑफ कोर्स उसके पेरेंट्स की स्वीकृति के बाद किसी बढ़िया अच्छे बोर्डिंग स्कूल में पढ़वाएँ, जिसका एक्सपेंडिचर स्टेट बियर करे। ये हमारी बहुत 3 डिमांड्स हैं। बहुत अच्छी बात कही आपने हैदर भाई, क्योंकि ये बच्चे के जीवन में, छोटे से बच्चे के ऊपर जो ये मानसिक आघात है, हम देख रहे हैं, वो वीडियो दिखा नहीं सकते अपने दर्शकों को, क्योंकि आपकी आंखें नम हो जाएंगी। छोटा बच्चा है और टीचर कह रही है बच्चे को मारो, धर्म का नाम ले रही है, बच्चे आके उसी के क्लास के छोटे छोटे बच्चे थप्पड़ मार रहे हैं उसको। तो जाहिर है उस बच्चे के जहन से ये बातें निकल नहीं सकती। हैदर जी, बहुत अच्छी डिमांड है, लेकिन मैं ये समझना चाहूंगा, जो धाराएं आपने बताई हैं, कृपया मेरे दर्शकों को वो एक एक धारा, वो धारा किस मतलब की और उसमें कितनी सजा होती है, ये और समझा दीजिए, क्योंकि एक लेमैन को पता नहीं होता है कि धारा कौन सी है, ये धारा का मतलब क्या है। संजय भाई, जो-जो मैंने धाराएँ बताई हैं, देखिए धारा 114 है, वो ये कहती है कि कोई आदमी किसी का उत्प्रेरण करेगा, अबेटमेंट करेगा यदि, तो उसकी सज़ा उस ऑफ़ेंस जो होती है, उस उकसाने के तत्क्रम में, उसके बराबर की उसको सज़ा मिलेगी। इसके अलावा जो डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लिए हेट्रेड फैलाना, मतलब एक कम्युनिटी का, पर्टिकुलर कम्युनिटी का आप नाम ले रहे हो, तो यानी आप क्या सिखा रहे हो? बच्चों के जो माइंड्स होते हैं, बड़े नेसेंट माइंड्स होते हैं। उनमें किस तरह की आप बातें बैठाल रहे हो कि वो एक माइनॉरिटी कम्युनिटी का है, उसकी कम्युनिटी का आप नाम लेके आप बोल रहे हो। तो वो ऑफ़ेंस जो है वो 153 ए और 295 ए में डिफाइंड है। इसके अलावा जो उसके बच्चे के साथ मारपीट की गई। एक सेकंड हैदर भाई, ये 153 ए और जो दूसरी धारा बताई, इसमें 295 ए, इसमें सजाएं कितनी होती है, कितनी सजा है इसमें, कितने साल की सजा इसकी है? सज़ा तो 3 साल होती है, मुझे देख के बताना पड़ेगा संजय जी। हाँ हाँ हाँ, जी। ठीक है। और जो अगली हाँ। धारा बताई आपने, वो धारा कौन सी अगली है? धारा जो है 323, उसमें 1 साल की सज़ा है और 504 और 506। देखिए, सज़ा का मतलब तात्पर्य ये नहीं है कि हम मैक्सिमम सज़ा की बात करेंगे। हम तो बात करेंगे केवल इस चीज़ की कि यदि उसकी इसके कृत्य क्या कॉग्निजेंस कोर्ट लेती है, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस फ़ॉलो करते हैं। पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी, हो सकता है कि कस्टोडियल इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी हो, तो कस्टोडियल इन्वेस्टिगेशन भी इस प्रकरण में
किया जा सकता है। देखिए, ये जो ऑफेंस है ये सिंप्लिसिटर इन सेक्शंस की ही ऑफेंस नहीं है। इस ऑफेंस से हमारे प्रदेश और हमारे देश का नाम की बदनामी हुई है। प्रधानमंत्री जी लगातार अलग-अलग कंट्रीज़ में जाते हैं, माइनॉरिटीज़ की कंट्रीज़ में भी जाते हैं, कहीं जाने से गुरेज़ नहीं करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में अगर इस तरह का वीडियो और दूसरे देशों में, क्या मेरे मेरे कई दोस्तों ने मुझे अलग-अलग देशों से फ़ोन करके बताया कि ये मुज़फ्फरनगर में इस तरह का कांड कैसे हुआ? क्यों हुआ? क्या आप लोग कर रहे हो? तो मतलब कहीं न कहीं इसका इसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत ही लार्जर डायमेंशन पे है। हैदर जी, ये जो है ये आपका नोटिस जो है वो लिखा गया है ह्यूमन राइट्स को। तो ज़रा जी, दर्शकों को ये भी बता दीजिए कि ह्यूमन, मैं आपका नोटिस डिस्प्ले भी कर रहा हूँ। ये जो जी। ह्यूमन राइट होता है, इसका काम क्या-क्या है? देखिए, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट जो बना 1993 में, ये देश भर में किसी भी नागरिक के साथ अगर उसके मानव अधिकार क्या होते हैं? राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी एंड राइट टू प्रॉपर्टी। ये इन अधिकारों का जहाँ पे हनन होता है, तो या तो ये स्वतः संज्ञान ले सकती है ये संस्था, या आपके रिक्वेस्ट करने पर। मैं आपको बताऊँ संजय जी, जब मैंने लॉ पढ़ा था, आई वाज़ द टॉपर ऑफ माय बैच। तो उस टाइम पे मैंने इंटर्नशिप भी की है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में, और मैंने देखा है किस तरह की यहाँ पे एप्लीकेशंस आती हैं और लोगों को कितना विश्वास है इस संस्था पे। और वो विश्वास इसलिए है क्योंकि इसका जो चेयरमैन होता है वो सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज होता है। सबसे बड़े विश्वास का रीज़न ये है। तो मुझे मुझे भी चूँकि यहाँ पे काम करने का भी एक्सपीरियंस है और यहाँ की कार्यशैली से मैं वाकिफ़ भी हूँ। कई ऐसे केसेज़ हैं जिसमें एनएचआरसी ने कॉग्निजेंस लेके दूरगामी आदेश किए हैं। तो इस मैटर में अगर एनएचआरसी चाहे तो वो खुद अपनी टीम भेज के इन्वेस्टिगेशन करा सकती है। इसमें आईपीएस ऑफिसर्स भी होते हैं, इसमें पुलिस के ऑफिसर्स भी होते हैं, लोअर रैंक के जो डेप्यूटेशन में जाते हैं, तो वो स्वयं स्वतः संज्ञान लेके स्वयं भी इन्वेस्टिगेशन का करा सकती है। हैदर जी, जब ये इन्वेस्टिगेशन कराती है ह्यूमन राइट, उसकी एक रिपोर्ट आती है, उसके बाद क्या कार्रवाई होती है? इसकी जो रिपोर्ट आती है, वो सरकार को एक रिकमेंडेटरी बॉडी है। ये एक अपना रिकमेंडेशन देती है सरकार को। लेकिन चूँकि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, अच्छा इसके अंदर एक ये भी प्रोविज़न है कि अगर आपके रिकमेंडेशन पे सरकार काम नहीं करती तो फिर ये कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स भी अपने यहाँ चला सकते हैं। बुला सकते हैं, समन कर सकते हैं, डायरेक्शंस दे सकते हैं। वो सारे इनके पास राइट्स हैं, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के पास। तो हैदर भाई, इसको संजय जी, ह्यूमन एक चीज़ आपको यहाँ पे एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि नॉट ओनली द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, मुझे तो ये भी लगता है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ दिन पहले हेट स्पीच के ऊपर एक डायरेक्शन दिया था, जहाँ पे ये हाँ, कहा था कि जहाँ पे अगर सरकार देखे कि हेट स्पीच हो रही है, तो स्वतः संज्ञान लेके सरकार को उस पे एफआईआर दर्ज करानी चाहिए। तो ये अगर आप देखें तो इसका वाइडर अगर इम्पैक्ट देखें तो ये हेट स्पीच भी है। हाँ, बिल्कुल है, जी, एकदम है। तो तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को मैं एक टाइम दूँगा, मे बी 10-15 डेज़ इफ इट एक्ट्स। अगर ये एक्ट नहीं करती तो फिर सुप्रीम कोर्ट में जो वो जो पेंडिंग पिटीशन है उसमें भी एप्लीकेशन लगाने के लिए हमें बाध्य होना पड़ेगा, इस पर्टिकुलर इश्यू को लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाने के लिए। हैदर जी, ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक बात कही, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट लगातार कह रहा है कि देश में जो हेट स्पीच हो रही है उसको रोका जाए, और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, ये कहा था कि ये इंतजार ना करे एफआईआर होने की, सरकार अफसर इंतजार ना करे, अगर कहीं हेट स्पीच दी जा रही है तो सरकार और अफसर खुद उसमें मामले में एफआईआर लॉन्च करें। इसका मतलब ये है कि जैसे ये वीडियो वायरल हुआ था तो मुजफ्फरनगर के डीएम को, मुजफ्फरनगर के एसएसपी को तत्काल इसमें एफआईआर लॉन्च लॉन्च की जानी चाहिए थी ना? यह नियम तो यही कहता है ना सुप्रीम कोर्ट का? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो हैदर भाई, क्या जिले के डीएम और एसएसपी को पता नहीं होता है कि सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है? संजय जी, निश्चित रूप से पता होता है, लेकिन इस तरह के जो ऑफेंसेस अब आप आज की तारीख में देख रहे हैं कि जिस तरह की गवर्नेंस है और जिस तरह से लोगों की अकाउंटेबिलिटी है, वो कहीं न कहीं इस चीज़ को बहुत ही छोटा करके दिखाना चाहते हैं। क्योंकि उनको पता है कि अगर ये घटना बूमेरैंग कर गई और बड़ी घटना के रूप में उभर के आ गई, जैसे कि हो गया है इस पर्टिकुलर केस में। भाई विश्व पटल पे है आज ये न्यूज़। हर जगह, हर कंट्री से सवाल पूछा जा रहा है कि ये कैसे ये घटना हो गई। तो तो इस घटना को छोटा दिखा के हल्के में इसको करके इसको समाप्त करना चाह रहे थे, क्योंकि लड़के, आप देखिए बच्चे के फादर ने किस तरह से कहा कि हमें समझौता कर लिया है, हमें कोई एफआईआर नहीं करनी है, हमारी फीस हमको वापस मिल गई। ये चटपट कैसे काम होता है ये?
तो यही कारण है कि जिला प्रशासन ने अपने लेवल पे सोचा कि इसको सल्टा दो उस मैटर को, लेकिन सल्टाने लायक मैटर नहीं था, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे इन्वॉल्व हैं, नॉट ओनली दिस चाइल्ड हु हैज बीन विक्टिमाइज्ड, बल्कि और जितने छात्र जिन्होंने पीटा उस बच्चे को, जिन्होंने लात मारी, उनके मन में क्या आप भावनाएं भर रहे हो। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा हैदर जी। भाई, कानूनी रूप से अगर मान लीजिए जो आमतौर पर डीएम एसपी करते हैं, कोई ऐसी घटना हो जाती है, बच्चे को के पिता को बुला लिया जैसे इस घटना में देखा, और गरीब लोग होते हैं बहुत डर जाते हैं, डीएम एसपी जिले में बहुत बड़ी तोप होते हैं, और या फिर थोड़ा बहुत पैसा, लालच, प्रलोभन, ताकत, डर सब कुछ दिखाया जाता है। मैं ये नहीं कह रहा इसमें लागू हुआ होगा या नहीं लागू हुआ होगा, लेकिन बच्चे के पिता ने कहा ये बात। मान लीजिए बच्चे के पिता को मैनेज करते हैं, 1% हम ये मान के चलते हैं कि वो मैनेज करते हैं, तो क्या तब भी इसमें एफआईआर डीएम और एसपी को नहीं करानी चाहिए अपने मन से? एक बड़े इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे आपने ये प्रश्न पूछा, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि ऑफेंस किस तरह की है, नेचर ऑफ ऑफेंस क्या है। तो ये जो अपराध है ये संज्ञेय अपराध है, तो उसमें अगर उसका पिता इंटरेस्टेड ना भी हो एफआईआर कराने के लिए, पुलिस की ड्यूटी है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस में एफआईआर रजिस्टर करे वो। तो मतलब अगर पिता कह भी रहा है कि हमें कुछ नहीं कराना, पिता ये कह रहा है कि हमारा मामला मैनेज हो गया, पिता ये कह रहा है हम एफआईआर नहीं चाहते, तब भी ये ड्यूटी है, ये तब भी ये ड्यूटी है यस, पुलिस की। इट इज अ क्राइम अगेंस्ट द स्टेट। बिल्कुल, बिल्कुल, सरकार के अगेंस्ट ऑफेंस हुआ है। और अगर ये नहीं कराते तो ये एक तरह से सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना करना भी है ना? बिल्कुल, ये अवमानना है सुप्रीम कोर्ट की अगर इस पे एफआईआर दर्ज नहीं होती है। लेकिन कहीं मैंने अभी सुना आज शाम को ही कि कुछ हल्की धाराओं में मुकदमा शायद दर्ज हुआ है। अच्छा, इसकी अभी पुष्टि होनी है, मैंने इसको ऑनलाइन चेक करने का प्रयास किया, लेकिन ऑनलाइन अभी वो आई नहीं है तहरीर या एफआईआर। हैदर जी, मैं एक चीज और समझना चाहता हूँ, आपने एक डिमांड बहुत अच्छी करी है कि उसके फादर की सहमति से इस बच्चे को किसी बहुत अच्छे बोर्डिंग में डाला जाए और उसका पूरा खर्चा उत्तर प्रदेश सरकार सहन करे। बात ठीक भी है, सरकार की ड्यूटी है, और जैसे हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कह दिया कि हम हर एक को सुरक्षा नहीं दे सकते, ये ड्यूटी तो सरकार की है, मुख्यमंत्री की है कि हर व्यक्ति को सुरक्षा दे, हर व्यक्ति के कानून का वो हित देखे। तो इस मामले में आपको लगता है कि सरकार को ये पहल करनी चाहिए कि वो बच्चे को किसी अच्छी जगह बोर्डिंग में डाल के उसका साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट करें, बच्चे के मन से ये बातें निकले? क्या लगता है आपको कि ऐसा होगा? और नहीं होगा तो क्या आप और प्रत्यावेदन और कोई कानूनी कार्रवाई करेंगे? संजय जी, देखिए हमारा डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है और मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में जब ये तथ्य लाया जाएगा तो वो निश्चित रूप से इस पे संज्ञान लेंगे। बट इन केस कई बार ऐसा होता है कि उन तक बातें नहीं पहुंचती, चीजें उन तक नहीं पहुंचती। हालांकि आपका चैनल तो हमने सुना है कि हर जगह देखा जाता है और अधिकतर सरकारी अफसर ही आपका चैनल देखते हैं, तो मुझे ये भी विश्वास है कि ये जो मेरी आवाज है माननीय मुख्यमंत्री जी तक भी पहुंचेगी और इस चीज का संज्ञान लेके, ये बहुत छोटा काम है जिससे एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग भी होगी। बट इन एनी केस अगर वो वहां पे नहीं पहुंचता है तो मैं प्रयास करूंगा कि इस बच्चे की पढ़ाई को स्पॉन्सर कराया जाए और इसको जो भी गुणवत्तापरक शिक्षा है वो दिलवाई जाए। जरूरी है अगर तो मैं प्रतिवेदन भी दूंगा।